दोस्तों नमस्कार। ना संसद मायने रखती है ना कोई नियम कायदा मायने रखता है। जब सवाल चुनाव का हो और चुनाव संसद के भीतर रहकर जीता नहीं जा सकता है। आपको देखना है तो देख लीजिए संसदीय किताब क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या कहता है। लेकिन सवाल तो चुनाव जीतने का है। तो मोदी सरकार चुनाव जीतने की दिशा में निकल चुकी है। उसे कोई मतलब नहीं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उसे इस बात का इंतजार है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे हर हाल में जीत 350 से 400 सीटों पर चाहिए। और प्रधानमंत्री संसद को छोड़कर अब बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। अपनी राजनीतिक बिसात वो बाखूबी बिछा रहे हैं। और इधर संसद के भीतर हंगामा मचा हुआ है। कोई कह रहा है यह सरकार तानाशाह है, कोई कह रहा है जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप संसद की सुरक्षा को भी ताक पर रखते। लेकिन इन सब सवालों का क्या मायने है, खास तौर से तब जब समूचा देश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से मान चुका है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। और इस बार नहीं की परिस्थिति पहली बार इंडिया अलायंस के भीतर भी आकर घुमड़ने लगी है। इंडिया अलायंस के भीतर इस बात का शोर मचने लगा है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और इंडिया अलायंस की बैठक शायद इसी फलसफे के तहत कल होने वाली है। इस बैठक के भीतर दो तीन ऐसे बड़े सवाल हैं जिन सवालों पर अगर टाल मटोल की गई तो आने वाले वक्त में आप रोते रह जाइए, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। फैसला कल ही लेना है और इस फैसले के दायरे में लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव का मतलब आने वाले वक्त में छत्रपों की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी। इस देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी। जी नहीं, ये सवाल छोटे हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र क्या वाकई इस देश के भीतर ईवीएम के जरिए हड़पा जा चुका है और ईवीएम पर फैसला लेने का वक्त आ गया है। और अगर फैसला नहीं लिया तो आने वाले वक्त में आप रोइए या गाइए, इसका कोई महत्व नहीं बचेगा अगर अब फैसला नहीं लिया तो। यह आवाज अलग अलग सुरों में सुनाई देने लगी है, जिसमें फैसला आपको लेना होगा कि ईवीएम के जरिए चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो। क्योंकि हर चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर हर हारी हुई पार्टी अगर रोना रोती है तो इसका कोई मतलब बचता नहीं है। पहला बड़ा निर्णय इस दिशा में क्या हो पाएगा, आवाज कहां से उठ रही है, कौन उठा रहा है, किन सवालों के जरिए कौन से राजनीतिक दलों को शंका हो चली है कि अगर सभी एक साथ एक छतरी तले ईवीएम को लेकर सवाल और प्रस्ताव की दिशा में नहीं बढ़े तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वह अपनी बिसात बिछाते रह जाएं, चुनाव के परिणाम तय है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ चुकी है? यह एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा मुश्किल भरा और शायद मुश्किल अलायंस के भीतर की अनसुलझी कहानियों को कहता है। यह बहुत साफ कहता है कि अगर सीट शेयरिंग होगी नहीं, उस पर कोई मुहर लगेगी नहीं, तो फिर अलायंस का मतलब क्या होगा। और अलायंस का मतलब तो यही है कि एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ बीजेपी है, यानी 1 to 1 की परिस्थिति इस देश के चुनाव में इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये राजनीतिक परिस्थितियां पहली बार बीजेपी या मोदी सत्ता के कार्य प्रणाली के तहत उभर कर विपक्ष को डरा रही है। और इन परिस्थितियों में सत्ता जब यह मानकर चल चुकी है कि उसे तो चुनाव जीतना है तो संसद के भीतर भाषण और नियम कायदे से चुनाव जीता नहीं जा सकता है, तो उसने अपने आप को संसद के बाहर ढकेल दिया और तमाम शहरों में, गलियों में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इलाकों में जो वोट बैंक और नया परसेप्शन सत्ता के लिए बना सकते हैं उस दिशा में बढ़ गए। 3 फैसले आपके सामने हैं, ईवीएम, शीट शेयरिंग और सत्ता का रुख। आइए एक एक करके इन परिस्थितियों को खोलना शुरू करते हैं कि कल की बैठक कितनी क्रूशियल है, कितनी महत्वपूर्ण है। और कल की बैठक में अगर कुछ नहीं निकलता है तो उसके बाद किसी की हथेली में कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर निकलता है तो नया संकट, तीसरी जीत को लेकर जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने संजोया है और हर भाषण में
वो इस बात का जिक्र करने से चूक नहीं रहे कि तीसरी बार जीता तो फिर दुनिया में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर, तीसरी बार जीता तो भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, तीसरी बार जीता तो इस देश में हर परिभाषा बदल जाएगी और मंडल और कमंडल की परिस्थितियां बीजेपी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि मंडल की परिभाषा भी बदलने की स्थिति में सत्ता आ चुकी है। शुरुआत तो इसी बात को लेकर होनी चाहिए कि इस देश में राजनीतिक सत्ता ने संसद को बाय बाय कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में निकल पड़े। उनकी आवाज, उनके अंदाज, उनके भाषणों के शब्द को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सामान्य तौर पर जब पार्लियामेंट चल रही होती है तब प्रधानमंत्री इस तरह की रैलियों में इस तरह के भाषण देना तो दूर, पहली प्राथमिकता संसद होती है। लेकिन अगली बार संसद में आ जाएं, इसीलिए प्राथमिकता रैलियां हो चली हैं। तो पहली आवाज प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, जो देश के प्रधानमंत्री होकर संसद के भीतर नहीं बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में, काशी में मौजूद हैं और एक नई बिसात बिछाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो पहले उन्हीं की आवाज सुन लीजिए। विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी जी ठीक समझा आपने। ये 4 नई जातियां हैं जिसका जिक्र विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने बाखूबी किया। चुनावी जीत मिल गई। उसी आसरे लोकसभा की चुनाव में अब कदम बढ़ चुके हैं। तो महिला, युवा, किसान, मजदूर, इससे हटकर इस देश के भीतर कौन सा वोट बचता है? शायद कोई नहीं। तो इस देश की सत्ता अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए संसद से बाहर निकल पड़ी है। लेकिन संसद के भीतर अभी भी विपक्ष का शोर है, हंगामा है। वो नियम कायदों के तहत संसदीय प्रणाली को खोज रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और यह कोई मतलब नहीं है शायद इसीलिए 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 90 सांसद अगर निलंबित एक दिन के भीतर हो जाएं लोकसभा और राज्यसभा के साथ, तो मैसेज बहुत साफ है कि तमाम मुद्दों से हटकर इस देश में अब लोकतंत्र ही मुद्दा बन जाए। और लोकतंत्र जब मुद्दा बनता है तो जनता वोट देती नहीं है। यह बीते चुनाव में बाखूबी नजर आ चुका है। और वोट नहीं देती है, इसको बताने में कोई शर्म भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बिसात पर सत्ता चल रही है उसमें वह अपने अनुकूल राजनीतिक परिभाषाओं को गढ़ती है। और अब इंडिया के भीतर से यह आवाज है कि हमें शक होता है जिस अंदाज में इस दौर में मोदी राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति के दायरे में उनका कोई कद्दावर नेता कोई मायने अगर नहीं रखता है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि परिणाम उनके हाथ में पहले से है। यह दबी जुबान सिर्फ छत्रपों के जरिए नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेता भी उठा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि राज्यों की राजनीति में भी प्रधानमंत्री अपनी ताकत और अपने चेहरे और अपने गवर्नेंस का जिक्र करते हुए चुनाव जीतते चले जाएं, जो बीते राज्यों के चुनाव में हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईवीएम का खेल हो रहा था और ईवीएम के खेल के जरिए वह मान चुके थे कि चुनाव जीतना है, तो उसी अनुसार राज्यों की राजनीति को उन्होंने पलट डाला। बीजेपी के भीतर जो कद्दावर नेता थे उन्हें हाशिए पर ढकेल डाला और सभी मजबूती परिस्थिति खुद प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई। तो बीजेपी को लेकर या बीजेपी के भीतर इस पर कोई हड़कंप नहीं मचेगा। हड़कंप तो इंडिया के भीतर मचना चाहिए। तो क्यों नहीं एक प्रस्ताव पास किया जाए और बताया जाए चुनाव आयोग को, इस देश में सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर हमें शक है तो हम उस चुनाव में कैसे जा सकते हैं जिस चुनाव का परिणाम हमें लगने लगा है कि पहले से तय है। तो क्या इंडिया अलायंस की बैठक में कल यह प्रस्ताव सामने आएगा? कोई आवाज उठेगी? आवाज तो उठेगी। प्रस्ताव सामने आता है या नहीं आता है, क्योंकि जिस मुहाने पर भारत की राजनीति आकर खड़ी हो चली है उसमें अगर कोई निर्णय ठोस तौर पे अगर विपक्ष नहीं लेगा तो सत्ता की मनमानी या सत्ता की चाहत या सत्ता के तौर तरीके, राजनीति करने की उसकी अपनी चौसर, सब कुछ उसी का होगा, उसी के पासे होंगे,
उसी के मोहरे होंगे और वह चुनाव जीत जाएगा। तो ऐसे में क्या मायने रखता है कि आप अलायंस और उसके साथ सीट शेयरिंग की दिशा में बढ़े भी? लेकिन इस पर फैसला लेना ही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में रोने से अच्छा है अभी आप प्रस्ताव पास कर दीजिए। तो कल इंडिया की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ईवीएम को लेकर भी उठना है। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि चुनावी जीत के साथ साथ तमाम राज्यों में एक एक करके जब अपने ही नेताओं को इस दौर में मोदी सत्ता बख्शने को तैयार नहीं, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा हो या फिर बड़ी ताकत के साथ 18 बरस तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले शिवराज सिंह चौहान हो, हाशिए पर ढकेल दिए गए। पहली बार कोई विधायक बनता है उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह मैसेज एक घबराहट पैदा इंडिया अलायंस के भीतर कर रहा है। उसे पता है कि हेमंत सोरेन को 6 बार ईडी के नोटिस आ चुके हैं। उसे पता है कि ममता बनर्जी के भतीजे को नोटिस दर नोटिस आ रहे हैं और कई मामलों में, चाहे वो माइनिंग का मामला हो या शिक्षक भर्ती मामला हो, उनके दरवाजे पर नोट चस्पा है ईडी का। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी अंदर डाला जा सकता है। यह परिस्थिति तेजस्वी यादव के साथ भी है। जब बालिग नहीं थे तब भी वो करप्ट थे, इस बात का जिक्र ईडी कर रही है। और कैसे नौकरी और जमीन का तालमेल बैठाया गया। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर इस बात को इंगित कर रही है कि क्यों शिवसेना को लेकर फैसला नहीं आ रहा है, क्यों एनसीपी को लेकर फैसला नहीं आ रहा है। और राजनीति वक्त के साथ साथ धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की दिशा में बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और जैसे इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा सीट शेयरिंग का आता है। किसी भी हालत में तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद तमाम राज्यों में जो सीटें हैं, अगर उसको आप एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा तो इस देश के भीतर में 334 सीट ऐसी है जिसमें से बहुमत का जादुई आंकड़ा बीजेपी के साथ चला जाता है। और उसमें इंडिया अलायंस यानी जो खास तौर से 8 राज्यों के 9 नेता हैं, इन 9 नेताओं में अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव है, उद्धव ठाकरे शरद पवार है, स्टालिन है, हेमंत सोरेन है, केजरीवाल है। इनके दायरे में आने वाले जो सीटें हैं उनकी तादाद 282 है। 282 में से बीजेपी 140 यानी आधी सीटों पर जीत हासिल किए हुए है और उसे ही कम करना है इंडिया अलायंस को गठबंधन के आसरे। तो क्या वहां समझौता होगा? क्योंकि इससे हटकर तकरीबन 140 सीट और भी है और 140 सीट से ज्यादा जो सीटें नजर आती हैं उसमें 152 सीट में से 140 सीट बीजेपी जीती हुई है। यानी कुल 334 सीटों में से 280 सीट इस वक्त बीजेपी के पास है, उन राज्यों में जहां कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। लेकिन एक क्षण के लिए समझिए, इस पर हम आए उससे पहले सीट शेयरिंग का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए। टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ममता बनर्जी आज इसीलिए यहां पर पहुंची हैं कि अब वो विलंब करना नहीं चाहती है कि आप 1 2 3 4 करते चले जाइए। वक्त इसका बिल्कुल नहीं है। तय कीजिए कि 450 सीटों पर 1 to 1 अगर नहीं होगा तो मुश्किल होगी। यह दूसरी परिस्थिति है, लेकिन उनकी बात भी एक क्षण के लिए सुन लीजिए। ये 543 सीट्स का बीच में कम से कम हम लोगों को तो टारगेट होना चाहिए कि 450 सीट तक हम लोग 1:1 फाइट पर चले। और ममता बनर्जी बहुत आशा लेके इस बार आए हैं कि ये सीट शेयरिंग का प्रोसेस यही सबसे पहले होना जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गुणने से क्या होगा? तो मीटिंग शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, मीटिंग शुड बी विथ वेरी मच विथ ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या वाकई इतने ठोस निर्णय ले पाने की स्थिति में इस वक्त इंडिया अलायंस आ चुकी है? क्योंकि हिंदी पट्टी से कांग्रेस का गायब होना, सुपड़ा साफ होना और चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर से ईवीएम को लेकर सवाल उठना और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश के भीतर मुद्दों को रखा जाना, जीता हुआ राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर जो हार मिली उसको लेकर जो सवाल इस दौर में जो चुनाव का विश्लेषण करने वाली टीमें हैं
यानी जो एग्जिट पोल भी दिखाती हैं वह भी पूरे तरीके से हर किसी का गलत हो जाना, ये तमाम परिस्थितियों ने बड़े सवाल पैदा किए। और बड़ा सवाल अगर ईवीएम और अब सीट शेयरिंग की दिशा में जा रहा है तो आपसी अंतर्विरोध भी अब सतह पर है, जिस पे सहमति कैसे बनेगी यह सवाल अनसुलझा सा है। क्योंकि कल ही भटिंडा में केजरीवाल रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 14 की 14 सीटें हमें आप जिता दीजिए, 13 सीट पंजाब की, 1 सीट चंडीगढ़ की। कांग्रेस कहती है ये 14 सीट कैसे मांग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी कहती है हम नहीं, हम तो जनता से मांग रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 8 सीटों पर पंजाब के भीतर कांग्रेस जीती हुई है और इन सब के बीच 14 सीटों का जिक्र, और इन सब के साथ दिल्ली के भीतर भी 7 सीट पर बीजेपी जीती है। समझौता पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली तीनों को मिला दीजिएगा तो 21 सीट इसके दायरे में आती है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो अगले टकराव की परिस्थिति कहीं दूसरी जगह नहीं, बंगाल की दिशा में जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल कर आई, लेकिन सवाल है वो लेफ्ट के खिलाफ निकल कर आई। तो क्या लेफ्ट, कांग्रेस और ममता तीनों एक साथ खड़े हो सकते हैं? और राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर और आने वाले वक्त में सियासी तौर पर क्या ममता बनर्जी संभल संभल के चल रही है, या इस दौर में वो बहुत साफ तौर पर चाहती हैं कि किसी भी हालत में ऐसी मांग और ऐसे प्रस्ताव सामने रख दिए जाएं जिसके जरिए क्लियर हो जाए कि ममता की ही बंगाल में चलेगी, उससे हटकर किसी की नहीं चलेगी। यह मैसेज पर मुहर कैसे लगेगी? केजरीवाल भी चाहते हैं पहले ही इस पर मुहर लग जाए कि हम इतना चाहते हैं, इससे हटकर हम अपनी राजनीति को साधने की दिशा में लग जाएं। पंजाब के भीतर कांग्रेस क्यों समझौता करेगी आम आदमी पार्टी से? बंगाल के भीतर लेफ्ट से क्यों समझौता करेगी ममता बनर्जी? और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ज्यादा सीट क्यों देंगे कांग्रेस को? महाराष्ट्र और बिहार, यह गठबंधन अपने तौर पर मजबूत दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जिन बातों का हम जिक्र 282 सीटों को लेकर कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब और दिल्ली है। इन 282 सीटों में से 140 सीट बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस के पास महज 22 सीट है और अदर्स जो इस दौर में निकल कर आए हैं, इस बैठक में इंडिया अलायंस में कल बैठेंगे, उनके पास लगभग 78 सीटें हैं। मैसेज पहला क्या निकला? क्या इंडिया अलायंस के साथ इन 282 सीटों पर समझौते के बाद एक झटके में 272 के जादुई आंकड़े से नीचे बीजेपी आ सकती है? इसको लाने का प्रयास इस दौर में होना चाहिए, यह सवाल इंडिया अलायंस के भीतर अब छत्रप खुले तौर पर कहने लगे हैं, खास तौर से वो छत्रप जो एक वक्त बीजेपी के साथ भी रहे हैं। यानी 272 के जादुई आंकड़े के नीचे जैसे ही मोदी सत्ता आती है, वैसे ही उन छत्रपों की चांदी हो जाएगी जो छत्रप ये सोचते रहे कि दरअसल बीजेपी तो चलेगी लेकिन मोदी नहीं चलेगा। तो किसी भी हालत में रणनीति ऐसी बनानी होगी, लेकिन सवाल सिर्फ अलायंस की रणनीति से नहीं होगा। यहां तो 140 सीटों में से कितना कम कीजिएगा? क्या आधी सीट कम हो जाएगी बीजेपी की? यह एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में ही देखिएगा तो 62 सीट बीजेपी के पास है और समाजवादी 5 सीट तब जीती थी जब बीएसपी उसके साथ थी, यानी मायावती उसके साथ थी, और मायावती को तब 10 सीटें मिली थी। क्या यह स्थिति इस दौर में बन सकती है? यह सवाल। पश्चिम बंगाल के भीतर 18 सीट बीजेपी जीतती है, 22 सीट यहां पर ममता बनर्जी जीतती है, यानी तृणमूल कांग्रेस जीतती है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट जीत पाती है। फिर यहां पर मैसेज है, क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि तीनों एक साथ आ जाएं और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए? तो क्या जिस हथकंडे को जांच एजेंसियों के जरिए अपनाया गया उसमें कोई ढील होगी या नए समझौते और नई डीलिंग होगी? यह भी सवाल है जो इस इंडिया अलायंस के भीतर कल खुलकर उभरेगा या नहीं उभरेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन यह सवाल इस दौर में बड़े हो रहे हैं। बिहार के भीतर जो 16 सीट नीतीश कुमार के पास है, वह 16 सीट बीजेपी के साथ खड़े होकर जीती थी, यानी बीजेपी का वोट शिफ्ट हुआ था, नीतीश कुमार का वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ था। अब नई परिस्थिति है। आरजेडी एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस एक सीट जरूर जीत गई थी लेकिन आरजेडी नहीं जीत पाई थी। इन परिस्थिति के भीतर क्या वाकई सीट शेयरिंग
पहली बार पहले उचित तरीके से कल की बैठक में मुहर लगनी चाहिए, जिसका जिक्र सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के जरिए करना चाह रहे थे। और यह स्थिति झारखंड के भीतर पंजाब और दिल्ली महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पुख्ता रही है और एक झटके में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने वोट बैंक उसका पूरा अपने पक्ष में ले लिया। और अगला सवाल है, अगर दोनों साथ आ जाएंगे तो बीजेपी आगे बढ़ जाएगी। खासतौर से पंजाब में अकालीज आज की तारीख में उसके साथ है नहीं। पिछले दिनों आरएसएस के मुखिया वहां जाकर बैठ गए थे, वो बिसात बिछा रहे थे। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि अगर ईवीएम एक बड़े मुद्दे के तौर पर है जो कांग्रेस के भीतर की भी आवाज कह रही है और बड़े बड़े नेताओं के जरिए भी निकल रहे हैं, इन बातों का जिक्र हो रहा है, तो जरा समझना होगा कि इस देश के 9 राज्य, बड़े राज्य ऐसे खुले तौर पर हैं जहां पर सामने बीजेपी है और इधर कांग्रेस है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन 9 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी टकराती है। अलायंस का कोई भी पार्टी वहां मौजूद नहीं है, छिटपुट उनकी मौजूदगी रहती है, लेकिन 1% वोट भी वह ले नहीं जा पाते हैं। आमने सामने दोनों खड़े हैं और यह तकरीबन 152 सीट है इन 9 राज्यों में। इन 152 में से सिर्फ 7 सीट, 7 कांग्रेस जीत पाई। एक मध्य प्रदेश में, एक कर्नाटक में, 3 असम में, 2 छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 0, अगर आप ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में 1, कर्नाटक में 1। अब इन परिस्थिति में गुजरात में 0, राजस्थान में 0, हरियाणा में 0, उत्तराखंड में 0, हिमाचल में 0। अपने आप को कांग्रेस खड़ा कैसे करे अगर वह ईवीएम का रोना रोती है तो? और अगर यह रोना नहीं रोना है तो किसी प्रस्ताव की दिशा में बढ़ना होगा। क्या इंडिया के भीतर और इंडिया अलायंस के भीतर यह सवाल बड़ा है, क्योंकि 152 सीट जहां पर टकरा रही है कांग्रेस और बीजेपी, उसमें से 140 सीटें तो बीजेपी जीत गई। और अलायंस के साथ जिन 8 राज्यों का जिक्र हो रहा है, उन 8 राज्यों में भी 140 सीट बीजेपी के पास है। दोनों को मिला दीजिएगा तो यह 334 सीट बनती है। 334 में से 280 सीट बीजेपी के पास है। इसके अलावा उसे क्या चाहिए? इसीलिए इस अलायंस की जरूरत है कि इन क्षेत्र में 140 में से बीजेपी की कम से कम 40 सीट कम की जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को अगर मजबूत करती है और अगर वहां पर भी वह 40 सीटें कम कर देती है तो एक झटके में 200, सवा 200 के बीच बीजेपी झूलती हुई दिखाई देगी। क्या इस स्थिति में इंडिया अलायंस तैयार है? और इंडिया अलायंस एक ठोस मजबूत सीट शेयरिंग के साथ खड़े होने को तैयार है? क्या वाकई इस दौर में कांग्रेस ईवीएम के भूत से बाहर निकल जाएगी, या ईवीएम एक ऐसा सवाल है जिसके जरिए पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ मुहर लगानी होगी? हम चुनाव तभी लड़ेंगे जब हमें भरोसा हो जाएगा कि यह चुनाव पारदर्शी है। और वीवीपैट की स्थिति भी जब नाजुक हो गई विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव तो एक झटके में बीजेपी हड़प कर ले जाएगी। और उससे पहले यह सारी चीजें दिखलाने की है कि कौन सी नई जाति राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने खड़ी कर दी। यह सारी चीजें दिखाने की स्थिति है कि संसद के भीतर जो कुछ हुआ हम जवाब उस पर नहीं देंगे। हम अपनी योजनाओं के तहत राजनीतिक बिसात बिछाने अलग अलग जगह पर जाएंगे। और दक्षिण का काशी भी रामेश्वरम के जरिए खोज लिया गया और काशी में मौजूद होकर दिल्ली काशी जो समागम किया गया काशी और काशी का, यानी काशी और दक्षिण का जो समागम किया गया, उसका मैसेज बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार दक्षिण में कदम रखने को तैयार है। यह कदम बीजेपी के जरिए नहीं, खुद के जरिए रखने को तैयार है। वह उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं जहां एक तरफ कहा जाए कि काशी, वो तो उसके सांसद हैं ही, दक्षिण की काशी रामेश्वरम, उसके भी वो सांसद हो जाएं। ऐसी बिसात बिछाने की दिशा में अपने तौर पर अगर बीजेपी बढ़ रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी बढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत साफ है। इस देश की सरकार, इस देश की सत्ता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री चुनाव में जा चुके हैं। और यहां संसद के भीतर हंगामा हो, शोर हो, निलंबन हो, कोई मायने नहीं रखता है। नियम कायदों से पार अगर वो जा चुके हैं, तब
आखिरी सवाल इंडिया अलायंस के सामने यही है, वो बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर लेती है या नहीं लेती है, या अपने रुदन को 2024 के मई के बाद भी जारी रखती है। इस सवाल पर कल मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, इसका भी इंतजार हम और आप दोनों करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।